हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर बात कर ली थी अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने देखा था कि कैसे हम लोग रासायनिक संयोजन के नियमों को समझते हैं, उनको काम में लेते हैं और कैसे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से हम डील करते हैं। अब हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली आपका बेस है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इवन पूरी केमिस्ट्री के लिए, हर जगह आपके पास ये चीज़ें काम में आती रहती है। इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं। मैं इसे बोलता हूं स्टोइकियोमेट्री, और अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसे बोलते हैं स्ट्राइकियोमिति। इसका एक और नाम होता है रस समीकरण। क्या होता है? रस समीकरण मिति, है ना। तो ये इसके नाम होता है, हम इसको स्टोइकियोमेट्री बोला करेंगे। देखो स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं होती, बहुत आसान चीज है। अगर आप एक रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, क्या कर दो, बैलेंस करके अगर आप एक रिएक्शन को लिख दो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। मैं उसको रिएक्शन की शक्ल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? शक्ल बोलता हूँ। देखो जैसे समझना बहुत आसान सी बात है। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मेरी फेवरेट रिएक्शन है, हमेशा इसी को काम में लेता हूँ। N2 + 3H2 और इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? 2NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं आपस में, ठीक है। यहाँ आप कई तरह के रिएक्शंस देखोगे। कुछ रिएक्शंस आपने पहले सीखी हुई है, कुछ आप यूज करते करते आपको ना अपने आप याद होंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि मेरे को रिएक्शन आती नहीं है, वो नहीं आती। कोई बात नहीं, किसी को नहीं आती, सबको यूज करते करते याद होती है, आपको भी हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन देखो, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसी को मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री बोलता हूँ। ये इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है या स्ट्राइकियोमिति है या रस समीकरण मिति है, या शुद्ध शब्दों में बोले, सिंपल शब्दों में, तो ये इसकी शक्ल है। अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल देखें तो आपको N2 के साथ एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 1 है, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। H2 के साथ 3 है, NH3 के साथ 2 है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इनकी बात करता हूँ। ये जो 1, 3, 2 आपको दिख रहे हैं, हम इन्हें इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट का मतलब समझते हैं? गुणांक। तो ये इनका स्टोइकियोमिति गुणांक होगा, अगर आप हिंदी में भी इसे सुनना चाहें तो। अब मैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही बोला करूंगा, आप भी यही बोला करें, तभी तो आपकी आदत बदलेगी, ठीक है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है इसका, या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, देखो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों को दिखाता है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये विमाहीन होता है ना। ये इकाई रहित बोल लो, विमाहीन की जगह इकाई रहित भी बोल सकते हो, वैसे इकाई रहित ज्यादा अच्छा टर्म है। यानी ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आप लोगों को लगता है कि ये मोल के बराबर होता है, नहीं, ये मोल के बराबर नहीं होता। ये तो एक नंबर होता है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये जो आपके पास है ये किस किस को दर्शा सकता है? तो ये मोलों की संख्या को दर्शा सकता है। ठीक है ना। मोलों की संख्या के बराबर नहीं होता, लेकिन उनकी संख्या को, मोलों की संख्या का अनुपात, जैसे इस रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मोलों की संख्या का अनुपात 1:3 होगा। तो ध्यान रखना, ये मोलों की संख्या को दर्शा सकता है, मतलब हम आपस में इनके मोलों की संख्या को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर गैसेस हैं तो गैसेस के लिए ये आयतन या फिर दाब दोनों को दर्शा सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। तो गैसों के लिए है ना आयतन, अगर ताप एवं दाब स्थिर है तो आयतन को, और आयतन एवं ताप स्थिर है तो दाब को, क्योंकि आप जानते हो PV = क्या होता है? nRT होता है ना। तो अगर दाब एवं ताप स्थिर है तो वॉल्यूम देखो मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये मोल को दर्शा सकता है तो ये आयतन को भी दर्शा सकता है, और अगर आयतन एवं ताप स्थिर है तो ये मोल को, दाब को भी दर्शा सकता है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ताप दाब, अगर गैसेस हैं तो। हाँ, अगर गैसेस नहीं हुई, कोई और हुई, तो सिर्फ आप मोल देखोगे। तो अभी तो क्या है, सबके सब गैसेस हैं। जैसे नाइट्रोजन भी यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और NH3 भी गैस है। तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ
इस रिएक्शन की शक्ल देखकर। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको भी लिखना आना चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक चीज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको लिखने के लिए किसी आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के आपको प्रैक्टिकल आंकड़ों की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। तो आप देखो रिएक्शन की शक्ल देखो, यहां नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन, क्या 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, 2 मोल अमोनिया बनाएगी। ये मैं हमेशा लिख सकता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, 2 मोल अमोनिया बनाएगी। इसे हम बोलते हैं मोल और मोल का रिलेशन बोलते हैं, है ना, रिश्ता तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो मोल को मोल से आप यहां पर क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो आयतन से खेल सकते हो, जैसे मैं इसी रिएक्शन के लिए दोबारा लिखूं तो मैं इसी रिएक्शन को दोबारा ऐसे लिख सकता हूं कि N2 गैस है, 3H2 गैस है, ये हमने गैलुसेक के नियम में पढ़ा था पिछली क्लास में, ये बना रहा है 2NH3 गैस। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो कि नाइट्रोजन का एक आयतन, अब वो 1 मिलीलीटर 1 लीटर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया करके अमोनिया के क्या बनाएगा, 2 आयतन बनाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ऐसा किसी ग्रंथ में तो लिखा नहीं है कि आप हमेशा इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का 1 ही मोल काम में लो। मैं क्यों लूँ 1 मोल काम में, मैं तो भाई साहब मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी, मैं 4 मोल काम में लूंगा। हम बोलते हैं भाई आप 4 मोल काम में लो। तो अगर आपने यहां पर 4 मोल नाइट्रोजन काम लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इस रिएक्शन की शक्ल देखो, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो अगर 1 के लिए 3 चाहिए तो बताओ 4 के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है ना, कितनी चाहिए होगी, 12 मोल हाइड्रोजन आपको चाहिए होगी। हो गया काम। बताओ 1 मोल से कितनी बनती है, 2, तो बताओ 4 मोल से कितनी बनेगी, 8 मोल। ये लो भाई साहब, मैंने आपको बता दिया कि इस रिएक्शन के हिसाब से, इस अभिक्रिया के हिसाब से अगर आपने 4 मोल नाइट्रोजन ले ली तो आपको उससे पूरा रिएक्ट करने के लिए, पूरा रिएक्ट करने के लिए, पूरी क्रिया करने के लिए आपको 12 मोल हाइड्रोजन और 12 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी, और उससे आपको 8 मोल अमोनिया मिलेगी। आप कुछ और ले लो, आप बोलो भाई मैं तो 0.5 मोल हाइड्रोजन लेना चाहता हूं। अरे भाई आपकी जो इच्छा हो लो, आपकी जो इच्छा हो लो, मैं आपको बता दूंगा कि कितने नाइट्रोजन चाहिए। देखो 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, बताओ 1 के लिए कितनी चाहिए होगी, 1/3, तो 0.5 के लिए कितनी चाहिए होगी, गुणा 0.5। तो मुझे इतनी मोल नाइट्रोजन दे दो, मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा दूंगा, और उससे मुझे देखो 3 से बनती है 2, 1 से बनती है 2/3, तो 0.5 से कितने की बनेगी, इंटू 0.5, इतनी NH3 मिल जाएगी। हमेशा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर लो, आराम से रिलेट कर सकते, समझ पा रहे हो। तो हमेशा पहले आप अपनी रिएक्शन को देखोगे और रिएक्शन की शक्ल देखोगे। रिएक्शन की शक्ल देखने के बाद आप ये देखोगे कि आपके पास कितने मोल हैं। जितने मोल आपके पास है, रिएक्शन की शक्ल से हिसाब लगा लो, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दें, मोल से मोल आप किसी के भी रिलेट कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस किसी के भी मोल। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, तो CaCO3 सॉलिड को जब आप ताप देते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने पर ये भाई साहब क्या होते हैं, टूटते हैं, और टूटकर ये बनाता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो आप मोल तो मोल से मोल किसी का भी रिलेट कर सकते हो, है ना, किसी के भी मोल को किसी के भी मोल से आप रिलेट कर सकते हो। एक्चुअली मुझे रिलेट का टेक्निकल टर्म हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, मैं याद नहीं आ रहा, सॉरी, तो भाड़ में जाने दो। तो आप देखो, आप इस रिएक्शन को देखकर लिख सकते हो कि 1 मोल CaCO3 अगर आपने लिया तो उससे आपको 1 मोल क्या मिल जाएगा, CaO, और उससे आपको 1 मोल क्या मिल जाएगा, CO2, ठीक है। लेकिन अब आप, ये गैस है ना, ये सॉलिड है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 आयतन CaCO3 से 1 आयतन CaO और 1 आयतन CO2 मिल जाएगा। ऐसा अगर आपने लिख दिया तो आपका गेम हो जाएगा, खेल खत्म। समझिए मेरी बात को, आयतन सिर्फ गैस का गैस से रिलेट कर सकते हैं, सॉलिड का गैस से नहीं, लिक्विड का गैस से नहीं। कभी भी ऐसी गलती मत करना, कर सकते हो, इसलिए अभी सतर्क कर रहा हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें। हम आयतन सिर्फ गैस का गैस से ही रिलेट कर सकते हैं। गैस के आयतन का संबंध गैस के आयतन को हम सॉलिड
यानी लिक्विड के आयतन से संबंध उसका नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलिए बहुत ही बढ़िया। जैसे देखें, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं। मान लो आपके पास रिएक्शन है ये N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO लिक्विड। समझना। तो अब मैं आपसे बोलूं मोल, हाँ तो मोल से रिलेट कर सकता हूं। इस रिएक्शन शक्ल देखो, इस रिएक्शन की शक्ल के हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है, 2 मोल NO बना देगी। बिल्कुल बना देगी। लेकिन वहीं अगर आप ये बोलो कि एक आयतन नाइट्रोजन का एक आयतन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और इसका 2 आयतन बना देगा, तो आप फिर से गलत हैं। ये लिक्विड है। आप गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम यानी गैस के आयतन को लिक्विड के आयतन से सीधा संबंधित रिलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, इन दोनों को रिलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक आयतन इसके एक आयतन से रिएक्ट करेगा, पर वो इसका 2 आयतन नहीं बनाएगा। तो मोल किसी से भी रिलेट किए जा सकते हैं, लेकिन आयतन या दाब सिर्फ और सिर्फ गैसेस का ही आपस में आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम कुछ और आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं और इन सबको काम में लेना सीखते हैं ना। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि मुझे आप बताओ कि अगर आपने 20 ग्राम, और ये कौन सी भाषा बन गई, ठीक है, अगर आपके पास 20 ग्राम CaCO3 है, 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर आप मुझे बताओ कि CO2 का कितना आयतन 1 ATM एवं 273 केल्विन पर प्राप्त होगा। चलिए, जब तक आप मुझे ये बताते हैं मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं। 570 ग्राम ऑक्टेन को जलाने पर प्राप्त होने वाली CO2 का भार ज्ञात करें। और क्या पूछूं मैं आपसे? रिवर्स गियर भी लगवा लेते हैं ना, एक रिवर्स गियर लगवा लेते हैं चलो आपसे। चलिए देखिए, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है जो आपको स्टोइकियोमेट्री को यूज करना सिखाएंगे। कह रहा है 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CO2 का कितना आयतन 1 ATM 273 केल्विन पर प्राप्त होगा। अब कुछ लोग बिना दिमाग लगाए बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला भाई, हम देखो CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो CaCO3 को गर्म करने पर आपको एक तो CaO मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, CO2 गैस। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने मना किया था कि हम सॉलिड के आयतन को गैस के आयतन से रिलेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, कौन कर रहा है? आयतन पूछा है, देखो ना कौन सी कंडीशन पर पूछा है, 1 ATM 273 केल्विन पर। तो अगर आपको कहीं से CO2 के मोल मिल जाए तो CO2 के मोल को आप 22.4 लीटर से गुणा कर दो तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो मैं कहाँ आयतन से आयतन रिलेट करूँ? मैं तो क्या करूँगा, CaCO3 के मोल निकालता हूँ। देखो इसका मोलर भार 100 होता है, तो 20/100 1/5, आपके पास इसके 1/5 मोल है। अब आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो, अभिक्रिया की शक्ल चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि अगर आप CaCO3 का 1 मोल ले लो तो
तो इसके 1 मोल से CO2 भी आपको कितनी मिलेगी, 1 मोल मिलेगी। अरे तो भैया जब 1 मोल से 1 मोल मिल रही है तो 1/5 से 1/5 मोल CO2 मिल जाएगी। अब इतनी अंग्रेजी तो मैं यूज कर सकता हूँ ना। तो अगर 1 मोल CO2 है तो 1 मोल CO2 का आपको आयतन निकालना है, गुणा 22.4 कर दो। जब भी कभी भी कहीं भी कैसे भी 5 नीचे आ जाए, नीचे बोल देता हूँ, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, मैं भूल गया हिंदी में कुछ बोलते हैं तो ऊपर नीचे आप ना 2 से गुणा कर दिया करो। तो देखो 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, 44.8, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 4.48 लीटर। ठीक है ना। अब आप ऐसा बोल दो 1/5 मोल से 1/5 लीटर मिलेगा, तो आप गलत हो। हम सॉलिड के आयतन, सॉलिड और गैस के आयतन को कभी भी संबंधित नहीं कर सकते, इनमें संबंध नहीं निकाल सकते। हाँ, हम मोल से मोल निकाल रहे हैं और मोल से क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। ये देखें, उल्टा चलना है, रिवर्स गेयर लगाना। 6.4 ग्राम O2 बनाने के लिए कितना kcal चाहिए, ये रहा O2। पहले देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, है ना, संतुलित नहीं है रिएक्शन, तो संतुलित करते हैं। यहां लगाओ 2, यहां लगेगा 2 और यहां लिखेगा 3। ये हमेशा चेक कर लेना जब भी आप स्टोइकियोमेट्री यूज करो कि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। ठीक है। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखें तो इस रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि भाई अगर आपके पास 3 मोल O2 है, हम तो उनसे बात करेंगे जो दिया है और जो पूछा है। तो देखो 3 मोल O2 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 मोल KClO3 चाहिए, दिख रहा है। तो अगर 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो बताओ 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा आपको, 2/3 मोल KClO3 चाहिए होगा। अब आप देखो आपके पास कितनी O2, तो देखो ये रहा O2 का भार 6.4 डिवाइड बाय इसका मोलर भार है ना, भाग 2, तो आपको बैठेगा 1/20 मोल, सॉरी 0.2 मोल, गलती हो जाती है, तो ना 32 दूनी 64, तो 0.2 मोल। अब अगर इसके 1 मोल के लिए इतना KClO3 चाहिए तो बताओ इसके 0.2 मोल के लिए कितना KClO3 चाहिए होगा, 2/3 इंटू आप कितना लिख सकते हो, 0.2 मोल, तो ये आ गया 0.4/3 मोल। अब आपको KClO3 के मोल नहीं बताने, आपको KClO3 का भार बताना है, भार। ठीक है। तो देखो इसका भार कैसे निकालेंगे भाई, मोल को गुणा कर दो मोलर मास से, तो इसको 10 हटाता हूं, 4/30 लिख लूं, और KClO3 का मोलर मास आएगा 122.5। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये हुआ मोल से मोल करके। आप इस क्वेश्चन को ना, इस प्रश्न को भार से भार को रिलेट करे भी कहते। देखो भार से भार रिलेट करना सिखाता हूं इसी क्वेश्चन को, ये तरीका और समझ सीख लोगे आप इससे। भाई देखो ये आपके पास 2 KClO3 सॉलिड है, अब मैं इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख रहा हूं, अवस्था। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 2 KCl सॉलिड और 3 ऑक्सीजन गैस है। आप चाहो तो इन सबके भार निकाल सकते हो। भार कैसे निकालोगे भाई, देखो 2 गुणा इसका मोलर भार, तो 2 गुणा 122.5 ग्राम, यानी इसके हो गए 245 ग्राम। इसके 245 ग्राम से कुछ KCl बनेगा, तो अभी KCl की बात नहीं करता हूं, मुझे ऑक्सीजन से मतलब है। तो 3 गुणा ऑक्सीजन का मोलर मास 32, आपको मिलेगा 96 ग्राम। अब आप ये देखो आपको किससे क्या निकालना है, तो आपको ऑक्सीजन से KClO3 निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ से देख के बोलोगे कि भाई 96 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मुझे 245 ग्राम KClO3 चाहिए। कितना चाहिए, 245 ग्राम। तो बताओ इसका 1 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 245/96, 96। तो आपके पास कितना है, आपके पास है इसका 6.4 ग्राम। तो इसके 6.4 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 245 गुणा 6.4/96। सॉल्व कर लो, आपको यही आंसर मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। आई बात समझ में। तो देखो मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं कि कैसे हम इनको यूज करते हैं और कैसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 570 ग्राम ऑक्टेन को आपको जलाना है। क्या आप ऑक्टेन जानते हैं? हाँ, ऑक्टेन क्या होती है, C8H18। तो ऑक्टेन खुद ना लिक्विड होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। जलाना तो आप जानते हो, नहीं जानते हो ना, दहन जिसे बोलते हैं। तो ये जलेगा। कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओ तो आपको 2 ही चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगी CO2 जो कि गैस होती है, और दूसरा मिलेगा जल। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाया था। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर मानकर चलते हो, कमरे का ताप, और
वो तो 25-27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टाइम पर जो आपका वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर है तो आप वाटर को कौन सी फॉर्म में लेकर चलोगे? हाँ, गैस फॉर्म में। तो अभी तो लिक्विड लेना है। अब इसे आप बैलेंस करो, देखो 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन 18, 16 और 18, गलती कर दी क्या? देखना, बिल्कुल ठीक है, 16 18 नहीं, 16 और 9 25, तो आ जाएगा 25/2, है ना। 8 दूनी 16 और 1 9 25, हो गई बैलेंस्ड। अब क्या पूछा और क्या बताना है? 570 ग्राम ऑक्सीजन पर CO2 कितने मिलेगी? तो या तो पहले मोल से खेल लो, तो देखो 570 बटे इसका मोलर मास होता है 114, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 5 मोल। ठीक है, आपके पास 5 मोल ऑक्टेन है। इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इसके 1 मोल से CO2 8 मोल, भाई मुझे जो निकालना है मैं उससे मिल लेता हूं, मैं क्यों बाकी की चिंता करूं, है ना। तो इसके 1 मोल से 8 मोल CO2 बन रही है, तो उसके 5 मोल से कितनी बनेगी? 5 गुणा 8 यानी 40 मोल CO2 मिलेगी ना। बस 40 मोल CO2 आपको मिल गई। अब 40 मोल CO2 का भार निकाल लो, तो भैया भार तो भार है, 40 गुणा 44 कर दो, उत्तर आ जाएगा 1760 ग्राम। चाहो तो आप इसे 1.76 किलोग्राम भी लिख सकते हो। और इस तरह से स्टोइकियोमेट्री को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कैसे कितना अभिकर्मक लेने से कितना उत्पाद, या कितना उत्पाद बनाने के लिए कितना अभिकर्मक काम आएगा। सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है। चलो अब क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन आपके लिए, लाहल बिलकुवत, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब हो गई है। चलो अभी आते हैं इस पे दोबारा, जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हो गया? चलिए, तो देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, पर अगर आप ध्यान दें, ये संतुलित नहीं है अभिक्रिया, असंतुलित। संतुलित करो तो देखो 3 आयरन है, तो आप लिखोगे 3, चलेगा नहीं, कैसे नहीं चलेगा भैया। तो 3 आयरन है और उसके साथ आपके पास है जल H2O। उससे क्या मिलेगा आपको? देखो 3 Fe, 4 ऑक्सीजन के 4 H2 लगा दो, तो ये बनेगा एक तो Fe3O4 प्लस साथ में आपके पास 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस हो गई है विक्रिया आपकी, हो गई ना। अब खेलो, आयरन के उस भार की गणना करो जो कि 18 ग्राम भाप के द्वारा इसके ऑक्साइड में रही। तो बड़ा ही आसान है, 18 ग्राम भाप का मतलब कितना हो गया? 1 मोल। तो भाई देखें, इस रिएक्शन की शक्ल चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि 4 मोल भाप के लिए आपको 3 मोल आयरन चाहिए। तो बताओ 1 मोल, आपके पास 1 मोल है ना, 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 3/4, 3/4 मोल चाहिए होगा। पर आपको मोल नहीं बताना, आपको बताना है भार। बताओ मोल से भार निकालने के लिए, हाँ, गुणा मोलर भार। तो 56 होता है, 14 चौक 56, 14 3 42, 42 ग्राम आयरन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 42 ग्राम आयरन आपके पास होना चाहिए। और इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें अगला प्रश्न, KClO3 का एक नमूना विघटित होकर ऑक्सीजन गैस के एनटीपी पर 448 ml उत्पन्न करता है। देखो कई बुक्स में आपको एनटीपी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई मटेरियल के अंदर। एनटीपी का मतलब आप 180m273 ही लेकर चलें, मोल कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर। कहीं भी एनटीपी लिखा मिल जाए यहाँ पर आप, तो उसे, और कहीं लिखा नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसे आप 1 ATM 273 केल्विन मान के चलना। तो देखो आपको 448 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस दी हुई है, तो यहां से आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो। कैसे दिया गया? आयतन 448 मिलीलीटर, उसको आप भाग दोगे 22.4 लीटर होता है, लीटर को बदलो मिलीलीटर में। तो ध्यान से देखें, 0 से गया, ये जाएगा 2 बार, आपको मिलेंगे 2/100 या 0.02 मोल, जैसे भी आप लिखना चाहो। आ गया? चलिए अब KClO3, तो मैंने आपको भी रिएक्शन सिखाई थी कि KClO3 सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस मिलेगा। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखो, इस रिएक्शन की शक्ल आपको बता रही है कि अगर आपके पास 3 मोल O2 है, तो देखो 3 मोल O2 के लिए आपको 2 मोल KClO3 चाहिए होगा। तो अगर 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो बताओ इसके 1 मोल के लिए आपको कितना चाहिए होगा? ये चाहिए होगा 2/3 मोल चाहिए होगा। आपके पास कितना है? इसका 0.02 मोल है।
तो बताओ इसके 0.02 मोल के लिए 2/3 गुणा 0.02 यानी 0.04/3 इतना मोल चाहिए होगा। क्या आपको मोल बताना है? नहीं, K-CH3 का लिया गया वास्तविक भार। अच्छा, एक तो ऑक्सीजन का भार बताना है, तो ऑक्सीजन का भार तो यहां से बता दो। ऑक्सीजन का भार तो बड़ा ही आसान है, कैसे बताओगे? 0.02 गुणा 32, ऑक्सीजन आई होगी 0.64 ग्राम। ये देखो KCl3 के मोल आए हैं, तो मोल से भार निकालो, तो एक काम करो 4/300 लिख दो इसको, गुणा KCl3 का मोलर भार कितना होता है? 122.5। इसको सॉल्व कर लो, आपको KCl3 का भार मिल जाएगा। साथ में आपको KCl का उत्पादित भार बताना है, बता दो भाई। देखो इसके 3 मोल के लिए इसका 2 मोल काम में आ रहा है ना, 3 मोल के लिए 2 मोल, तो 1 मोल के लिए 2/3, तो 0.02 के लिए ये भी 0.02 मोल काम में आएगा। तो यहां से आपको KCl के मोल मिल जाएंगे, वो भी कितने हो गए? वही हो गए 4/300। और अगर आपको KCl का भार निकालना है तो बताओ मोल से भार निकालने के लिए क्या करते हैं? मोलर भार से गुणा, तो इसके मोलर भार 74.5 से गुणा कर दो, आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रैक्टिस है बस, अब आपको कुछ नहीं करना, इधर से उधर खेलना है। मैं आपको बताऊं, आपको प्रश्न में एक चीज दी हुई है तो दूसरी चीज आप अपने आप से बना लो। मान लो मैं अभी तक तीनों चीज पूछ लिए, मान लो मैं आपसे सिर्फ ये पूछता KCl3 कितना बनेगा, तो आप जब प्रश्न करो तो आप ये भी पता करो कि KCl कितना बनेगा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, बट आपको चीजें सिखाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। 69.6 ग्राम MnO2 के साथ पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl के कितने ग्राम की आवश्यकता है? ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अभिक्रिया है ना, संतुलित नहीं है, तो पहले संतुलित करें। तो संतुलित अभिक्रिया क्या बनेगी आपकी? MnO2 प्लस 4 HCl, बैलेंस तो आप कर लोगे, तो ये बनाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब क्या पूछा है? HCl, और क्या दिया है? MnO2। तो MnO2 के आपको दिए 69.6 ग्राम। हाँ, इस रिएक्शन की शक्ल अगर मैं पहले से देख लूँ तो रिएक्शन की शक्ल मुझे बता रही है कि अगर मैं 1 मोल MnO2 लेता हूँ तो उससे मुझे 4 मोल किसके मिल जाएंगे? HCl के मिलेंगे। तो देखो 69.6, इसका मोलर भार होता है 87। 7 के पहाड़े में 6 कब आता है? 7 और 8 56, 8 से देखो, 8 से, तो ये मुझे लग रहा है कि 8 से जाएगा। तो भी देख लो, 56 6 5 64 5, हाँ देखो 0.5, यानी आपके पास इसके 0.5 मोल है। 0.5 मोल का मतलब हो गया आधा मोल। तो देखो अगर आपके पास इसके 0.5 मोल है, बाकी सब गए भाड़ में, मुझे HCl बताना है ना, तो इसके 1 मोल के लिए 4 मोल चाहिए था, तो 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 4 गुणा 0.5, यानी आपको 2 मोल HCl चाहिए होगा, है ना। ये करना तो अच्छे से आता है। 1 पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन 10 रुपए, वही वाली बात है ना, इनटू कर देंगे। तो 2 मोल HCl का भार निकाल लो, तो HCl का मोलर भार आता है 36.5, तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा 73 ग्राम। तो कितना HCl मिल जाएगा आपको? 73 ग्राम HCl चाहिए होगा इतने ग्राम MnO2 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए। सही है, चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड, कैसे आप यूज करते हो, कैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम देखें उससे पहले आप समझें कि देखो अभी तक मैंने जितने भी केस देखे, जैसे ये था, मुझे MnO2 का भार दे दिया था और HCl पूछ लिया। इससे पहले मुझे 18 ग्राम भाप दी थी, उससे आयरन पूछ लिया, या किसी एक का भार देगा और बाकी आगे वालों का भार पूछ लेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, यहाँ देखो आपको इसमें सिर्फ ऑक्टेन का भार दिया था और CO2 का भार आपसे पूछ लिया था। अब क्या हो कि आपकी रिएक्शन में 2 अभिकर्मक हो, 2 अभिकर्मक, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ, समझना। मेरे पास वही आपको पता है मेरी फेवरेट रिएक्शन तो यही है, N2 और 3H2, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे 2NH3 बनाएंगे। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने इन दोनों के 6 मोल ले लिए, 6 मोल इसके लिए, 6 मोल इसके लिए। बताओ NH3 कितनी बनेगी? अब आप किसके बेस पे, अभी तक तो हम क्या करते थे, मान लो मुझसे सिर्फ N2 दे देता तो मैं N2 के हिसाब से बनाता था। अब अगर मैं दोनों से अलग अलग निकालूं तो आप देखो इस रिएक्शन की शक्ल बोलती है कि इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल और इसके 3 मोल के लिए इसका 2 मोल काम में आएगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन के 6 मोल ले लूं तो इसके 6 मोल के हिसाब से आपको अमोनिया के 12 मोल मिलने चाहिए,
क्योंकि 1 के लिए 2 मिलते हैं तो 6 के लिए 12 मिलने चाहिए। और अगर मैं हाइड्रोजन से बात करूं तो 3 से 2, 1 से बनेंगे 2/3, तो 6 से बनने चाहिए गुणा 6 यानी 4 मोल NH3। अब उत्तर क्या होगा, 4 मोल NH3 या फिर 12 मोल NH3? 16 मोल NH3 है ना, दोनों को जोड़ दो। होते हैं कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग, दोनों को जोड़ते हैं, 4 मोल इससे मिलेगा, 12 मोल इससे मिलेगा, और टोटल कितने हो गए, 16 मोल हो गए। बिल्कुल गलत, नहीं होगा, है ना। अभी क्या है, ऐसे केस में जब आपको देखो, जब आपको आपकी रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा अभिकर्मक हो, पहली चीज़, और उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा अभिकर्मकों के अमाउंट दिए, भार दिया हो, मोल दिया हो, आयतन दिया हो, तो हम लगाते हैं सीमांत अभिकर्मक का कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, यह पहले यहाँ से समझो, फिर एक नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं N2 + 3H2, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी आसान सी चीज़ है, आप समझना चाहोगे तो। देखो आपके पास 6 मोल इसके हैं और 6 मोल इसके हैं, तो आपको इस रिएक्शन की शक्ल से दिख रहा है कि जब 3 मोल हाइड्रोजन के काम में आएंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल काम में आ चुका होगा, आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या बचा होगा, तो देखो 3 मोल तो हाइड्रोजन काम में आ गई, तो आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन बची है, और इसके 3 के लिए 1 मोल काम में आया, अब आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन बची होगी। क्या आपको ये दिख रहा है भाई, आपने दोनों के 6-6 मोल लिए थे, या तो अब ऐसा समझ लो कि इसका 1 मोल काम में आया तो 5 मोल तो नाइट्रोजन बची, और इसके 1 मोल के लिए ये 3 मोल काम में आ गया आपके पास, अब 3 मोल हाइड्रोजन बची। अब नाइट्रोजन का अगला मोल काम में आया, तो जैसे नाइट्रोजन का अगला मोल काम में आएगा, फिर से इसके 1 मोल के लिए हाइड्रोजन 3 मोल पूरा काम में आ जाएगा। बताओ इसके बाद क्या बचा, इसके बाद आपके पास 4 मोल तो नाइट्रोजन बच जाएगी, और हाइड्रोजन कितनी बचेगी, 0 मोल। अरे हाइड्रोजन खत्म हो गई, हाँ खत्म तो होनी थी। आप देखो ना, अगर नाइट्रोजन आपके पास 1 मोल है तो आपको हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए होगी। तो अगर आपके पास 6 मोल नाइट्रोजन है तो उसके लिए चाहिए कितनी, आपको चाहिए 18 मोल हाइड्रोजन। कितनी होनी चाहिए आपके पास, 18 मोल। है कितनी, 6 मोल। 18 चाहिए थी, सिर्फ 6 है, काम कैसे चलेगा है भाई। आप बाजार गए, मान लो आप फ़ोन खरीदने गए, आपको एक फ़ोन पसंद आया, फ़ोन है 20,000 का, पैसे आपके पास है 12,000, बताओ क्या वो फ़ोन खरीद पाओगे, नहीं। क्या फ़ोन खरीद के लाओगे वो तो लेकर आऊँगा, दोबारा मौका मिले ना मिले, फ़ोन तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन 20,000 वाला नहीं लेकर आऊँगा। वही वाली बात है, चाहिए था 18, है कितना, 6। तो अब 6 है, जितनी देर 6 काम करेगा उतनी देर रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे इसके 6 मोल खत्म हो गए, ये देखो ये खत्म हो गया, ये अभी भी बचा हुआ है, तो रिएक्शन अब इसके आगे नहीं चल सकती। क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट खत्म हो गया ना। तो इस रिएक्शन में ये आपका सीमांत अभिकर्मक है। क्या है, सीमांत अभिकर्मक, जिसे हम इंग्लिश में लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो चलिए तो चलते हैं आगे और सीखते हैं कि आपका सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। देखो सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी की सुना मैं आपको एक आदमी से मिलवाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। इस पर्सन का जो नाम है, इसका नाम है गोलू। हाँ देखो, नाम सुनते आपके दिमाग में ना गोल सी इमेज बन गई होगी। और खाना दिख रहा है आपको, भूख लगी हुई, देखते हैं ना, 5 पराठे हैं, पनीर बटर मसाला है और थोड़ा सलाद है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, एक बंदा है गोलू, है ना। गोलू तो नाम से आपको दिख रहा है। तो गोलू का खाने का बड़ा शौकीन है, हाँ बिल्कुल गोल मटोल सा है, बड़े खाने का बड़ा शौकीन है। तो गोलू खाने को देखते थे, देखो टप्पा खाते हुए नीचे आता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमारे इन भाई साहब, गोलू भाई साहब की डाइट है। गोलू भाई साहब एक दिन में, एक बार में, है ना, नाश्ता बोलो, लंच बोल लेते चलो, 5 पराठे और 3 कटोरी सब्जी खाते हैं। और ये क्या, हेल्थ कॉन्शियस है, तो सलाद ज़रूर खाते हैं साथ में, ठीक है। कभी कभी रायता भी चल जाता है, बट इतना खाना इनका बहुत ही नेसेसरी है। तो 5 रोटी के साथ ये 3 कटोरी सब्जी खाते हैं। ये ख़त्म करके इनका पेट भर जाता है, ठीक है। तो 5 रोटी 3 कटोरी सब्जी मिलेगी, गोलू का पेट भर जाएगा, गोलू मस्त, और बाकी सब जाए भाड़ में, ठीक है। अब रोज़ाना गोलू ही खाता है। एक दिन क्या हुआ, गोलू कहीं से आने में लेट हो गया। तो घर में बड़ी स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला की सब्जी बनी थी, और सब्जी क्या हुई, खत्म हो गई। उस दिन गोलू के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा ही अत्याचार हुआ। क्या अत्याचार हुआ, गोलू को सिर्फ 1 कटोरी सब्जी मिली, लेकिन रोटी पूरी की पूरी 5 थी। रोटी पहले भी 5 थी, रोटी अब भी 5, लेकिन अब सब्जी सिर्फ कितनी है उसके पास, 1 कटोरी। तो 1 कटोरी सब्जी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। तो ये जो 1 कटोरी है, अब देखो
हम अगर ये मान लें कि गोलू का पेट भरना एक रिएक्शन थी कि गोलू, अगर आपके पास 5 रोटी और 3 कटोरी सब्जी अवेलेबल हो तो गोलू का पेट भर जाएगा। तो बताओ क्या क्या आज गोलू का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि गोलू के पास सब्जी कम पड़ गई। 5 रोटी खाने के लिए गोलू को 3 कटोरी सब्जी चाहिए होती है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। लेकिन आज सब्जी कम पड़ चुकी है। आज सिर्फ उसके पास 1 कटोरी सब्जी है, 2 कटोरी सब्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। बताओ क्या आज गोलू का पेट भर पाएगा? नहीं। क्या गोलू आज 5 रोटी खत्म कर पाएगा? नहीं। गोलू की आदत है, तो आदत से मजबूर हो तो खाता जाएगा तो थोड़ा ओ शिट सब्जी खत्म हो गई, अब मैं रोटी कैसे खाऊं, है ना। तो हो सकता है आज गोलू के पास कुछ रोटियां बच जाए। तो लेट्स से गोलू ने सिर्फ 1 कटोरी से 200 रोटी खाई और 3 रोटी इसके पास बच गई। आज गोलू का पेट नहीं भरा है। गोलू का पेट इससे ज्यादा नहीं भर सकता क्योंकि गोलू स्वादी है, गोलू कोरी रोटी नहीं खा सकता है। तो आप ये समझें, यही आपके पास कंसेप्ट सिखाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। वापस से चलते हैं बैक गियर में। 5 रोटी के लिए आपको 3 कटोरी सब्जी की जरूरत थी, 3 कटोरी सब्जी की जरूरत थी। जब ये रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज आपके पास सिर्फ 1 कटोरी सब्जी है, सिर्फ 1 कटोरी सब्जी चाहिए। कितनी थी? 3 कटोरी है। कितनी? 1 कटोरी। रोटी फिर भी उतनी ही है। तो आज क्या होगा? सब्जी पहले ही खत्म हो जाएगी, रोटी खत्म होगी, उससे पहले सब्जी खत्म हो जाएगी और आपका जो गोलू है वो क्या रह जाएगा? भूखा रह जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में, इस कहानी में कटोरी क्या है? कटोरी नहीं, सॉरी, सब्जी क्या है? हाँ, सब्जी यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग एजेंट है। सब्जी जितनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही एक रिएक्शन में होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। और पीछे चलते हैं यहाँ पर कि आपको 6 मोल N2 के लिए 18 मोल H2 चाहिए थी, 18 मोल। लेकिन आपके पास है सिर्फ कितनी? 6 मोल। तो 6 मोल पहले ही खत्म हो जाएगी और एक बार H2 खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं चल सकती और H2 ही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर सीमांत अभिकर्मक होगा। तो देखो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है, वह अभिकर्मक जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो या फिर जो आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सेस रिएजेंट, आधिक्य में जो होता है ना, एक्स्ट्रा में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट या फिर वो अभिकर्मक जो आधिक्य में प्रेजेंट होता है। तो जो कम मात्रा में उपस्थित, जितना चाहिए उससे कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले ही खत्म हो जाए, पहले ही, है ना, खत्म की जगह समाप्त लिख लेते हैं, समाप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। तो जो पहले खत्म हो जाएगा वही आपका सीमांत अभिकर्मक होगा। और अब आप देखें, रिएक्शन सिर्फ तब तक चलती है जब तक आपका सीमांत अभिकर्मक है। जैसे ही एक अभिकर्मक खत्म हुआ रिएक्शन रुक जाएगी। तो जितना भी उत्पाद बनेगा, जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके भरोसे से बनेगा? हाँ, सीमांत अभिकर्मक से। अभी ध्यान रखना कि अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनेगा, अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनेगा, ठीक है, जो भी नहीं भी है, उत्पाद बनेगा, मेरी राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है, धीरे धीरे लिखेंगे तो अच्छी लिखेंगे, मतलब नहीं है ना, टाइम क्यों वेस्ट करें। तो जो भी उत्पाद बनेगा वह किसके द्वारा बनेगा? वह सीमांत अभिकर्मक के द्वारा बनेगा। तो अभिकर्मक को अभी लिख रहा हूं बस, आप पूरा लिख लेना चाहो तो, द्वारा बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि जितना भी उत्पाद बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा बनेगा? सीमांत अभिकर्मक के द्वारा बनेगा। अब देखो, ये तो ये बात सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, मैंने आपको बताया। सीमांत अभिकर्मक का जो कंसेप्ट है वो कब लगाना है? जब आपको दोनों अभिकर्मों के, 2 या 2 से ज्यादा अभिकर्मों के मोल दिए हुए हों, भार दिए हुए हों, ऐसी कोई भी चीज दी हुई हो, तब आपको सीमांत अभिकर्मक का कंसेप्ट लगाना है। फिर देखो सीमांत अभिकर्मक पता कैसे करते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हम एक छोटा सा रास्ता देखते हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, एक संतुलित अभिक्रिया लिखें। सबसे पहला काम क्या करें, संतुलित अभिक्रिया लिखें। आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, सीमांत अभिकर्मक पता करने की विधि, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने की विधि। तो ये विधि, ये रास्ता है। तो सबसे पहला काम आप संतुलित अभिक्रिया लिखें। जैसे मान लो मैंने पिछली रिएक्शन ली थी N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इससे आपको क्या मिल गया, 2NH3 गैस। तो ये आपकी संतुलित अभिक्रिया है जो आपने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। फिर आप दूसरा काम क्या करोगे, सभी अभिकर्मकों के मोलों की संख्या को उनके स्टोइकियोमेट्री गुणांकों से विभाजित करें। गुणांकों से आप क्या कर दोगे, विभाजित कर दोगे। तो अब क्या करना है, सबके मोल निकालने। तो ना बताया था आपको, इसका भी 6 मोल दिया था मैंने और इसका भी 6 मोल दिया था। अब आप क्या करोगे, N2H2 आपने दोनों के मोल लिख लिए, ठीक है। ध्यान देना, ये काम आप जो करोगे ना, LR पता करने वाला, सीमांत अभिकर्मक बताने वाला, ये साइड में करना। मतलब 6 बटा नाइट्रोजन का गुणांक कितना है, 1, 6 बटा हाइड्रोजन गुणांक कितना है, 3, ठीक है। तो इनको विभाजित कर लोगे। अब इनमें से जो छोटी वैल्यू आएगी तो आप यहीं पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा मान सीमांत अभिकर्मक को दिखाता है। तो इनमें से जो छोटी वैल्यू आएगी वो आपको कौन बता देगी, सीमांत अभिकर्मक। देखो 6 बटा 1 और 6 बटा 3 कितना आता है, 2। तो छोटी वैल्यू यहां आ रही है ना, तो जहां छोटी वैल्यू आ रही है वो आपका सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये दूसरा आपका आधिक्य अभिकर्मक यानी एक्सेस रिएजेंट होगा। तो इस अभिक्रिया में, इस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जो है वो आपका सीमांत अभिकर्मक है और नाइट्रोजन जो है वो अभिकर्मक आधिक्य में है। मतलब एक बार आपने पता कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो पूरी रिएक्शन को आपको सीमांत अभिकर्मक से ही सॉल्व करना है। समझना मेरी बात को। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 मोल 6 मोल। देखो ये जो सीमांत अभिकर्मक पता करने का काम है वो कभी भी यहाँ मेन रिएक्शन में मत करना, वरना आप गलती कर सकते हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सीमांत अभिकर्मक पता करने का काम यहाँ मत करना, साइड में करना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बाद में तो आप शक्ल देख कर ही बता दोगे, आज ही बता दोगे कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। बट अभी आप देखें 6 मोल है 6 मोल, तो अब जो सीमांत अभिकर्मक है वो पूरा खत्म होकर 0 हो जाएगा, 0। देखो 3 के लिए 1 मोल काम में आता है, 1 के लिए 1/3, तो इसके 6 में से 3 के लिए 1, 1 के लिए 1/3, तो बताओ 6 मोल के लिए कितना काम में आएगा, गुणा 6, 3 दूनी 6, तो आपके पास 4 मोल तो क्या बच जाएगी, N2। और देखो ये कितना बनेगा, 3 से बनता है 2, 1 से बनेगा 2/3, 6 से बनेगा गुणा 6, और उत्तर आ जाएगा 4 मोल NH3। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में 4 मोल N2 तो बच जाएगा और 4 मोल NH3 क्या होगा, बन जाएगा। तो ये होता है आपके पास कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर सीमांत अभिकर्मक की को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अभिकर्मकों के आपको मोल, भार, आयतन कुछ भी दिए हुए हों, तो आप वहां पर सीमांत अभिकर्मक का कंसेप्ट जरूर लगाएंगे। सही है, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां हटाते हैं इसे और हम लिखते हैं प्रश्न। तो देखें, लिखे प्रश्न आपके लिए मेरी तरफ से है। चलो हम रिएक्शन करवाते हैं MgCl2 प्लस Na2SO4 की, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन से आपको मिलेगा MgSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। अब अगर आपके पास लेट्स से मान लो 6 मोल MgCl2 एवं 4 मोल Na2SO4 है, तो बताओ NaCl कितना बनेगा।
है ना। क्वेश्चन समझ गए आप, आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो पहले तो इसको ट्राई कर लो आप। जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए, तो ये आपके पास रिएक्शन है। एक सेकेंड दें आप मुझे, बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एलआर के ऊपर या सीमांत अभिकर्मक के ऊपर बेस्ड है। तो देखो कैसा है, पहला प्रश्न तो आपने कर लिया होगा। यहाँ देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, कि हर बार चेक करना रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब इसका आपने लिया है 6 मोल और इसका लिया है 4 मोल। तो देखो 6/1 4/1 ये छोटी वैल्यू है, तो ये आपका सीमांत अभिकर्मक होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो भी उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको किससे बनाना है, लिमिटिंग रिएजेंट से। ध्यान से देखो, ध्यान से, इसके 1 मोल से ये कितना बनता है, 2 मोल। बोलो बनता है क्या? अगर 1 से 2 बनता है तो बताओ 4 से कितना बनेगा, 4 से बनेगा 2 गुना 4 यानी 8 मोल। क्वेश्चन खत्म। हाँ, हवा में सॉल्व कर दोगे आप थोड़े टाइम के बाद, तो बस जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखते चलो। ये देखो यहाँ पर एक आप नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना। ये आपके पास MnO2 है और ये आपके पास HCl है। रिएक्शन मैंने आपको दे दी है बैलेंस करके, MnCl2। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं पहले, ठीक है। अब देखो आपके पास 5 मोल यहाँ पर MnO2 है और 20 मोल HCl है। LR पता करो, तो 5/1 और ये देखो 20/4, ये भी 5 और ये भी 5। अरे इनमें तो कोई छोटी वैल्यू आई नहीं, दोनों वैल्यू समान आ गई। तो जब दोनों वैल्यू समान आ गई है तो इसे हम बोलते हैं स्ट्राइकियोमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? स्ट्राइकियोमितीय अनुपात। मतलब ये आप देखो, अगर हम इन दोनों के मोलों का अनुपात निकाले तो 1:4 है। देखो यहां पर भी 1:4 है। तो जब आपके अभिकर्मक स्ट्राइकियोमितीय अनुपात में उपस्थित हों तो कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बस ये चीज मुझे आपको सिखानी है। तो देखो सिखा तो दिए मैंने, कभी भी आप LR वाली विधि लगाओ और 1:1 आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसमें कोई भी LR नहीं होगा। तो आप इसे एक नोट बना के लिख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, 2000 रुपए का नोट है पूरा, ठीक है। लिखना कि यदि किसी अभिक्रिया में दोनों अभिकर्मक किस में उपस्थित हो, स्ट्राइकियोमितीय अनुपात में उपस्थित हो, स्ट्राइकियोमितीय अनुपात में उपस्थित हो, तो कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होता है। तो कोई भी सीमांत अभिकर्मक
नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं होता है। अब आप अपना उत्तर जिससे निकालना चाहो निकाल लो, सेम आएगा। देखो मैं आपको समझाऊं, ये आपके पास 5 मोल है, तो देखो आपको बताना है, देखो बताना क्या है, Cl2 का आयतन 1 atm 273 केल्विन पर। तो पहले आप Cl2 के मोल निकाल लो और मोल को गुणा कर देंगे 22.4 से, ठीक है। तो देखो रिएक्शन शक्ल 1 मोल से 1 मोल मिल रही है ना। तो बताओ 5 मोल से Cl2 कितनी मिल जाएगी? 5 मोल। या इससे अगर आप HCl से निकालना चाहो, देखो 4 मोल HCl से 1 मोल मिल रही है। तो आपके पास अगर इसका 1 मोल हो तो कितना मिलेगा? 1/4। तो आपके पास कितना है? 20 मोल। तो बताओ इसके 20 मोल से कितना मिलेगा? गुणा 20 यानी 5। तो जब दोनों सेम रेशियो में हो, एक ही अनुपात में हो, तो किसी से भी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो देखो उत्तर आ गया 5 गुणा 22.4। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 और नीचे भी एक 10, 11.2 आ जाएगा, नहीं क्यों करें मैं? हाँ ठीक है, 112 मिलीलीटर आ जाएगा, 112 लीटर। वो आप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व तो आप कर सकते हो। देखो जैसे ये यहाँ पर अगर आपने किया हो तो ये गलती आप कर सकते हो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बस। तो पहले इसको बैलेंस करो। देखो 5 क्लोरीन के लिए 5 HCl आएगा, 5 और 3 8, तो यहाँ पे 4 H2O आना चाहिए। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। इसके बाद अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। PCl5 प्लस 4 H2O मिलकर ये क्या बनाएगा? देखो H3PO4 प्लस 5 HCl। देखो बैलेंस है क्या? एक फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 5 और 3 8। अब क्या कह रहा है? 8 मोल इसके हैं और 8 मोल इसके हैं। तो आप साइड में जाओ, पता करो LR कौन है। तो देखो 8/1 8, 8/4 2 दिख गया। तो आपका जो H2O है वो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है, LR है। तो अगर ये LR है तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर वैसे तो आपसे क्या पूछा है? सिर्फ H3PO4 कितना प्राप्त होगा, बट आपको सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। देखो 4 मोल से 1 मोल, 1 से बनेगा 1/4। तो बताओ 8 मोल से कितना बनेगा? गुणा 8, यानी आपको 2 मोल तो मिल जाएगा H3PO4। ये तो हो गया क्वेश्चन। चलो हम तो HCl भी निकाल लेते हैं, कौन से पैसे लग रहे हैं। तो देखो 4 से 5, 1 से कितना बनेगा? 5/4। तो 8 से कितना बनेगा? गुणा 8। ये ऐसा भी देख सकते हो, 4 से 5 तो डबल हो गया, तो इसके डबल से ये भी डबल मिलेगा, यानी 10 मोल HCl मिल जाएगा। और अब लगे हाथ ये भी पता कर लेते हैं कि ये आपका आधिक्य वाला कितना बचेगा? PCl5। तो देखो 4 के लिए 1 काम में आया, तो 8 में से 1 के लिए 1/4 काम में आएगा, तो 8 मोल के लिए गुणा 8 2, तो आपके पास 6 मोल क्या बच जाएगा? PCl5। ये आ गए मोल्स। अब आप चाहो तो इनका भार निकाल सकते हो, आयतन वायतन जो भी आपसे पूछा है वो सब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है सीमांत अभिकर्मक का कंसेप्ट, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आज हम फिर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन, ये गोलू को तो हटाओ, गोलू यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा परसेंटेज यील्ड, प्रतिशत लब्धि कैसे निकालते हैं, ठीक। फिर और कुछ और नए टॉपिक्स हम सीखेंगे यहीं इसी के अंदर, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको काम में लेनी है, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और आपके अपने मटेरियल में से भी आप स्टोइकियोमेट्री और सीमांत अभिकर्मक इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें।